हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इंटरनेशनल लॉ की सीरीज़ में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये बेसिकली ये 30 टॉप क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि डील करेंगे सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पे। अब मैंने जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस इंटरनेशनल लॉ में बना दी है उनके मैं टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। जैसे मैंने अभी यूएन क्लॉज पे एक वीडियो अपलोड कर दी है, आप वो देख सकते हैं टॉप 30 क्वेश्चंस की। अब ये है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पे। अगर आपने इसकी कंप्लीट वीडियो नहीं देखी है कि इंटरनेशनल लॉ में अगर कोई भी पंगा हो जाता है तो वो कैसे सेटल होता है, उसके क्या क्या तरीके हैं, तो आप वो ज़रूर देखिए। वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, आई बटन में लिंक दे दूंगा। और हम शुरू करते हैं टॉप 30 क्वेश्चंस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। और इसके बाद पहले आप पूरी वीडियो देख लो, आपको क्वेश्चन का भी आइडिया लग जाएगा अगर आपने इसकी कंप्लीट वीडियो नहीं देखी है। अगर आपने वीडियो पहले देखी हुई है जो मैंने बनाई हुई है तो आप ये क्वेश्चन देख के अपने रिवीजन कर सकते हैं और क्वेश्चंस का पैटर्न जान सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन हैं हमारे। सबसे पहले, विच आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर डील्स विद पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि यूएन चार्टर के कौन सा आर्टिकल इनसे डील कर रहा है, तो ये कहाँ मेंशन है। तो ये मेंशन है हमारे आर्टिकल नंबर 33 में, ठीक है। आर्टिकल 33 ऑफ यूएन चार्टर। ओके, नाउ इसका थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जाएंगे तो 33(1) में लिस्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें कि नेगोशिएशन, आपका कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, वो आर्टिकल क्या कहता है कि अगर आपका कभी भी कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो आप हमेशा ट्राई करेंगे उसको कैसे सॉल्व करने की। नेगोशिएशन, इंक्वायरी, मीडिएशन, कंसीलिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट एंड अदर पीसफुल मीन्स, ये उसमें मेंशन है 33(1) में। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है भाई। ऐसे इनमें से जो भी तरीका आपको सही लग रहा है उसको अडॉप्ट करके आप इसको अपना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब आपने ये सारे ही तरीके ऑलमोस्ट कहाँ देखे होंगे, एडीआर में, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको हम इंडिया में भी पढ़ते हैं अपने लॉज में। तो वो है एडीआर। हम कहते हैं भैया ऑल्टरनेट तरीके आप अपनाओ हमेशा अपना डिस्प्यूट सेटल करने के, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। तो सबसे पहले पीसफुल सेटलमेंट होगा। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इज बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड है, ये स्टेट सॉवरेनिटी पे बेस्ड है, यूएन चार्टर पे बेस्ड है, जूस कोजेंस के नॉर्म्स पे बेस्ड है, या डोमेस्टिक लॉ पर बेस्ड होता है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। थोड़ा दिमाग लगाओ, पॉज कर सकते हो वीडियो, आंसर तो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये बेस्ड है सिंपल यूएन चार्टर आर्टिकल 2 सब क्लॉज 3 में। अब बाकियों में क्यों नहीं बेस्ड है उसका रीजन जान लो। देखो, स्टेट सॉवरेनिटी में ये बेस्ड हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई भी एक स्टेट सॉवरन है, यहाँ पे अगर हम इस टॉपिक को डालें तो फिर पीसफुल कोई मैटर सॉल्व हो नहीं पाएगा ना, वो तो अपनी सॉवरेनिटी दिखाएगा, ठीक है। सेकंड है, जूस कोजेंस के वो नॉर्म्स होते हैं जो कि बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको मानने ही पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप वहाँ पे सिर्फ बोला गया, आप मान सकते हो कि इन मेथड से आप ट्राई कीजिए। डोमेस्टिक लॉ पे बेस नहीं हो सकता भैया, डोमेस्टिक लॉ तो सबका अपना अलग अलग है, तो उस पर भी बेस नहीं है। तो क्या है, ये यूएन चार्टर पे बेस्ड है, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिफिक मीन्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट। सबसे पहले तो ये समझ लो, पैसिफिक मीन्स और पीसफुल मीन्स एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद आप इनमें से बताओगे कि कौन सा तरीका जो मेंशन है वो पैसिफिक मीन्स में नहीं आता। नेगोशिएशन आता है, मीडिएशन आता है, कंसीलिएशन आता है, तो क्या नहीं आता, रिटॉर्शन नहीं आता। तो द आंसर इज बी। अभी रिटॉर्शन होता क्या है ज़रा वो समझो। देखो, रिटॉर्शन का मतलब होता है, ये एक ऐसा तरीका है, सबसे पहले तो ये नॉन पैसिफिक मेजर है, ठीक है। रिटॉर्शन का मतलब होता है टिट फॉर टैट, बेसिकली तुमने ऐसा किया, तुमने मिसाइल उड़ाई, लो हमने भी ऐसा कर दिया। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, ये अपनी पीसफुल में नहीं आती। द इंटरनेशनल वो डिटेल में हमने वीडियो में भी देखा है और आगे भी देख लेंगे। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉज स्टैब्लिश इन, इसका आंसर दो, क्योंकि डिस्प्यूट से लेकर ये वीडियो है तो आईसीजे का नाम तो आएगा ही आएगा। तो आईसीजे भैया कब स्टैब्लिश हुआ, ज़रा कोई बताएगा। 19 में, 22 में, 45 में या 50 में। तो ज़रा दिमाग लगाओ, 19 में हो सकता है क्या, नहीं यार। 22 में हो सकता है, नहीं। 45 और 50 में से ज़रा दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। तो आंसर इज 45, ठीक है। आईसीजे वॉज स्टैब्लिश अंडर द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर कब बना, 45 में, एंड बिगिन फंक्शनिंग इन 1946। तो जब यूएन चार्टर बना तभी तो उसी की तो एक प्रिंसिपल बॉडी है ये, ठीक है ना। 6 बॉडीज़ होती हैं उसकी, जिसमें से एक तो अब हटी गई है, एक काम नहीं करती है। वो कौन सी नहीं है वो आप बताओ ज़रा कॉमेंट में, ठीक है। तो ये आपको, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन कौन सा है, सबसे बड़ा जुडिशियल ऑर्गन। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा जुडिशियल ऑर्गन कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वैसे यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन कौन सा है,
सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, आईसीजे या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? भाई इसका आंसर दो। ये लास्ट के दो जो है वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, पर इसका आंसर दो आप। पॉज करके देखना आपका करेक्ट निकला कि नहीं। द आंसर इज सी, ऑब्वियसली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। किसका पूछा है? यूनाइटेड नेशंस का पूछा है ना, तो आईसीजे होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीजे का, और यूनाइटेड नेशंस का पार्ट ही नहीं है, वो तो रोम स्टैट्यूट से आया था, ठीक है ना। तो ये क्या किसका पूछा गया क्वेश्चन भी आपको देखना पड़ेगा। अगर रोम स्टैट्यूट लिखा रहता तो भैया डी हो जाता आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आप पढ़ते रहोगे वैसे पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द आईसीजे इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इट स्टैट्यूट? स्टैट्यूट के कुछ कुछ आर्टिकल्स पता होने चाहिए, पढ़ते रहोगे तो कुछ कुछ याद हो जाते हैं इंपॉर्टेंट वाले, वही कंपलसरी है, ठीक है। तो कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे कहाँ कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड की गई है? द आंसर इज आर्टिकल नंबर 36 में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर्सिव मीन्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट? इनमें से कौन सा कोर्सिव मीन्स में नहीं आता? क्योंकि दो मीन्स हैं, मैंने पूरी वीडियो बनाई है बहुत अच्छे से, ठीक है। उसको बहुत सारे लोगों ने अभी देख भी लिया है, बहुत अच्छा उसमें अभी तक, क्योंकि अभी मैंने रिसेंट में डाली है तो अच्छा उसमें रिस्पॉन्स आ रहा है, और वैसे भी आप लोग देखते हो तो अच्छा रिस्पॉन्स आता है। एंड इसमें आप देख सकते हो कि उसमें दो तरीके होते हैं किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करने के, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, या फिर आपके घर का ही क्यों ना हो, ठीक है। कैसे? या तो आप चुपचाप सॉल्व कर लो, कैसे? पीसफुल मीन्स से, या फिर आप कोर्सिव स्टेप ले लो, भैया मारा धाड़ी पे आ जाओ, या फिर कुछ ऐसे कोर्सिव स्टेप्स दिखाने लग जाओ कि दूसरा वाला मतलब परेशान हो, या फिर वो एक सिंबॉलिक हो, ठीक है। आपको सेटल नहीं करना, अब आपको लड़ना है, तो वो हो जाता है कोर्सिव मीन्स में। कहीं भी आप देख लो, अपने नेबर के साथ, पड़ोसी के साथ, भाई बहनों के साथ, किसी के भी साथ, तो दो ही तरीके हैं, या तो चुपचाप से सॉल्व कर लो बातचीत से, या फिर कुछ टाइम दो, अपने आप चीज़ें सेटल हो जाएगी, या फिर आप उसमें बहस करने लग जाओ, कुछ और चीज़ें फेंक के मार दो, कुछ चीज़ें, ठीक है, किसी की कोई चीज़ इधर से उधर कर दो, उसको परेशान कर दो, तो ये सब कोर्सिव स्टेप है। क्वेश्चन पे आओ, तो कौन सा इनमें से कोर्सिव नहीं है? रिटॉर्शन, रिप्राइजल, आर्बिट्रेशन या ब्लॉकेड? देख के पता चल रहा है भैया सी, आर्बिट्रेशन इसमें आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो पीसफुल सेटलमेंट का मेथड है। तो ये तीनों क्या होते हैं मैंने वीडियो में अच्छे से बताया है डिटेल में, तो ये आप ज़रूर देखें, ठीक है। आई बटन में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी वीडियो, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट के नाम से, आर्बिट्रेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीलिएशन का क्या मतलब है? अब देखो, हमें पता रहता है कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, कंसीलिएशन बहुत सारे तरीके हैं, पर किसी का अगर मीनिंग पूछे तो हमें बहुत सारों का पता रहता है, कभी कभी हम मिस कर जाते हैं। तो कंसीलिएशन का वैसे ही इन जनरल आपको पता होना चाहिए मीनिंग क्या होता है कंसीलिएशन का। बाइंडिंग डिसीजन बाय अ थर्ड पार्टी, नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, यूज ऑफ फोर्स, या फिर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। तो देखो, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पीसफुल मीन्स का मेथड है, और डिप्लोमेटिक बॉयकॉट हमारा कोर्सिव स्टेप में आता है कि अपने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लो, चलो भैया इस देश को थोड़ा सिंबॉलिक दिखाना है कि हम तेरे से नाराज़ हैं, अपने एम्बेसडर डिप्लोमेट्स वापस बुला लो, ठीक है। तो ये तो कोर्सिव स्टेप है, पीसफुल नहीं है, जबकि कंसीलिएशन पीसफुल है, तो डी तो होगा नहीं, यूज ऑफ फोर्स नहीं हो सकता। बाइंडिंग डिसीजन बाय थर्ड पार्टी वो आर्बिट्रेशन होता है, क्योंकि उसमें आर्बिट्रेटर का जो अवार्ड होता है, बेसिकली जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है। तो कंसीलिएशन का मतलब होता है नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, कंसीलिएटर यही करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसे हम पीसीए बोलते हैं, ये स्टैब्लिश हुई थी अंडर कौन से इस्टेब्लिशमेंट के, कौन से इन कन्वेंशन के अंडर में ये स्टैब्लिश हुई थी? यूएन चार्टर, हेग कन्वेंशन, लीग ऑफ नेशंस या यूएनजीए रेजोल्यूशन? तो इसका आंसर होगा हेग कन्वेंशन ऑफ 1899, ठीक है। नाउ द 10th क्वेश्चन इज हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द आईसीजे? आईसीजे में कितने जजेस होते हैं, इसको तो हमें पता होना चाहिए। अगर आपको आईसीजे से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जिसमें शुरू से लेकर एंड तक आईसीजे का A to Z सब बता दूं, तो आप बताना, ठीक है। कमेंट पे बताओगे, ज़्यादा लोग बताएंगे तो मेरे को लगेगा कि यार आप सच में जानना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो हाउ मेनी जजेस, कितने जजेस होते हैं भाई? 15 होते हैं, हमें पता है। तो अब हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे इज बेस्ड ऑन, आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन किस पर डिपेंड करती है? कंपल्जन पे, कंसेंट ऑफ स्टेट्स पे, कस्टमरी प्रैक्टिस पे, या यूएनएससी का डायरेक्शन पे? देखो, कंपल्जन तो आप इंटरनेशनल लॉ में किसी को कर ही नहीं सकते हो, कस्टमरी प्रैक्टिस हो सकता है, यूएनएससी का डायरेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, कंसेंट ऑफ स्टेट थोड़ा ज़्यादा सटीक लगता है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कंसेंट ऑफ स्टेट्स, क्योंकि स्टेट अगर कंसेंट देंगे कि हाँ भैया मैं इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को मानता हूँ, इसके फैसले को मानने के लिए मैं तैयार हूँ, जिसमें जो भी यूएन के मेंबर्स हैं उन्होंने आईसीजे का अगर माना हुआ है, तो सिंपल सी बात है उन पे लगेगा। अगर वो नहीं मानते तो नहीं लगेगा। नॉर्थ कोरिया नहीं है मेंबर तो नहीं लगता उस पर, उसको थोड़ी ले जाओगे आप आईसीजे में, नो, मतलब ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोरफू चैनल केस, बहुत अच्छा है। कोरफू चैनल यूके वर्सेस अल्बानिया का 1949 का ये केस है, ये किससे रिलेटेड है?
यूज ऑफ फोर्स, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन, पीसफुल सेटलमेंट्स या लॉ ऑफ द सीज। किससे रिलेटेड है भाई? पीसफुल सेटलमेंट, क्योंकि अभी हम वही पढ़ रहे हैं तो वही मैंने केस इसमें इन्वॉल्व करे होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके अलावा भी कि ये आईसीजे का पहला केस था एंड ये पीसफुल सेटलमेंट के ही ऊपर था। केस के बारे में पूरी वीडियो चाहिए तो आप बताना, ठीक है। वैसे मैंने इस केस को कहीं ना कहीं किसी वीडियो में तो कवर किया है, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट केस डिसाइडेड बाय द आईसीजे वाज, कौन सा था? कोरफू चैनल केस भाई, अभी बताया, ठीक है, पहला केस था। नाउ आर्टिकल 38 क्लॉज 1 ऑफ द आईसीजे स्टैट्यूट्स मेंशन, क्या मेंशन करता है? 38(1) मेंशन करता है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि इंटरनेशनल लॉ के क्या क्या सोर्सेज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ एन एडहॉक जज, अगर कोई एडहॉक जज है, एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आया हुआ जज है। जैसे हम देखते हैं एडहॉक टीचर्स की वैकेंसीज हो रही हैं, एडहॉक जजेस तो हम सुनते ही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है गवर्नमेंट में जो एडहॉक बेसिस पे ली जाती है। कैन बी अपॉइंटेड इन द आईसीजे, आईसीजे में उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है कब? जब द केस इन्वॉल्व्स अ ट्रीटी, स्टेट पार्टी हैज नो जज ऑफ इट्स नेशनैलिटी इन द कोर्ट, रिक्वेस्टेड बाय यूएनजीए, या फिर ओनली फॉर एडवाइजरी ओपिनियंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कि एडहॉक जजेस कब अपॉइंट हो सकते हैं। तभी हो सकते हैं जब एक स्टेट पार्टी हो, मान लो इंडिया का और यूएस का कोई मुद्दा है जो आईसीजे में पहुंचा है। अब यार हम देख रहे हैं कि यूएस का तो जज है, आईसीजे के पैनल्स में यूएस के तो कोई जज बैठे हैं, लेकिन इंडिया का कोई जज नहीं है। फिर हम कहेंगे यार हमारी बात तो, हमें लग रहा है भाई ये सारे तो वेस्टर्न को ही प्रेफर करेंगे और हमें डाउट है। तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो स्टेट पार्टी होगी, अगर उसका कोई भी जज नहीं है और वो वहाँ पे पार्टी है, तो वो कह सकती है भैया हमारा ये वाले जज एडहॉक बेसिस पे यहाँ लिए जाए, हो जाएगा का, ठीक है। एडवाइजरी ओपिनियंस ऑफ आईसीजे, अगर एडवाइजरी ओपिनियन आईसीजे देता है तो भैया देखो एडवाइजरी है, सिंपल सी बात है। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट के बीच में भी जो रिलेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 मेन काम है, ठीक है ना। हमें पता है एडवाइजरी ओपिनियन देना ऑन द बेसिस, मतलब प्रेसिडेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो एडवाइजरी ओपिनियन हमारा सुप्रीम कोर्ट भी देता है। तो क्या वो बाइंडिंग होते हैं? अभी हम आईसीजे की बात कर लेते हैं। बाइंडिंग होगा, नॉन बाइंडिंग होगा, पार्शियली बाइंडिंग या इन्फोर्सेबल बाय सिक्योरिटी काउंसिल, क्या होगा? क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, ठीक है, क्योंकि रिलेट करो डोमेस्टिक लॉ से, क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, नॉन बाइंडिंग है, क्योंकि नाम में ही लिखा है एडवाइजरी ओपिनियन। एक तो ओपिनियन है, ऊपर से एडवाइजरी है, तो फिर कैसे हो सकता है बाइंडिंग ना। विच यूएन बॉडी में रिक्वेस्ट एडवाइजरी ओपिनियंस फ्रॉम आईसीजे, अब कौन सी बॉडी मांग सकती है? सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, दोनों, या फिर कोई भी नहीं? तो भैया इसमें दोनों ही मांग सकती हैं। जब भी उन्हें लगता है कि आईसीजे से कुछ भी चीज़ में सलाह मांगनी चाहिए तो वो दोनों मांग सकती है, लेकिन बाइंडिंग नहीं होगा उन पर। वो चाहे तो मान लें, चाहे तो ना माने, बुरा नहीं मानेगा कोई भी यहाँ पे, ठीक है। तो विच केस रिकॉग्नाइज दैट द यूज ऑफ फोर्स इज प्रोहिबिटेड, कौन सा केस रिकॉग्नाइज करता है दैट द यूज ऑफ फोर्स प्रोहिबिट है एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस और यूएन ऑथराइजेशन? जहाँ सेल्फ डिफेंस की बात हो वहाँ आप यूज ऑफ फोर्स कर लो, यूएन ने ऑथराइज किया तो कर लो, लेकिन यूज ऑफ फोर्स प्रोहिबिट रहेगा। कौन से केस ने बोला था? तो बहुत अच्छा केस है, आप याद रखना, निकारागुआ वर्सेस यूएसए 1986, ठीक है। नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेगोशिएशन इज द, क्या होता है नेगोशिएशन? फर्स्ट स्टेप इन पीसफुल सेटलमेंट, लास्ट रिजॉर्ट है, कोर्सिव मेजर है, या जुडिशियल सेटलमेंट है? देखो कोर्सिव मेजर तो है नहीं, सी तो हटा दो, लास्ट रिसोर्ट भी है नहीं, क्योंकि लास्ट रिसोर्ट तो कुछ भी नहीं होता ऐसे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप होगा या फिर जुडिशियल सेटलमेंट होगा, तो ये फर्स्ट स्टेप होगा हमेशा। नेगोशिएशन में क्या होता है, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती बीच में। जिन दोनों पार्टियों का डिस्प्यूट है, मान लो आपका और आपके भाई का पंगा हो गया, ठीक है, दोनों ने लड़ाई कर ली। अब अगर पेरेंट्स आने वाले हैं तो सबसे पहले आपके पास, दोनों के पास ऑप्शन है, चुपचाप बैठ के दोनों ही नेगोशिएट कर लो, सिंपल, ठीक है। अगर दोनों ने नहीं किया तो कोई थर्ड पार्टी बैठा लो, कोई तीसरा दोस्त है, कोई बहन है, कुछ भी है, वो आके या तो वो फिर वो क्या करेंगी, या तो नेगोशिएशन, मतलब या तो वो कंसीलिएटर का काम करेगी, सॉरी नेगोशिएशन नहीं, कंसीलिएटर का काम करेगी, या फिर आर्बिट्रेटर का काम करेंगी, ठीक है। अगर छोटी बहन है, बराबर की बहन है, तो फिर वो कंसीलिएटर का काम करेगी, क्योंकि बाइंडिंग नहीं हो सकता डिसीजन। और अगर बड़ी बहन है तो आर्बिट्रेटर का काम करेगी, जो बोल दिया भैया मानना ही पड़ेगा दोनों को, ठीक है। तो ये हो गया यहीं पे पीसफुल सेटलमेंट। नहीं मानोगे तो फिर भैया मम्मी पापा तो आ ही रहे, फिर तो कोर्सिव मेजर हो जाएंगे, पिटाई हो जाएगी। तो ये है तरीका, ठीक है। तो चाहे छोटी लड़ाई हो, बड़ी लड़ाई हो, ऐसी होता है, ऐसी इस तरीके से याद रखोगे तो यार कुछ भूलोगे नहीं वैसे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर आर्टिकल 33 ऑफ द यूएन चार्टर के अंडर में क्या क्या नहीं आता? आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, रिटेलिएशन, मीडिएशन। हमें पता है 33 पीसफुल की बात करता है, तो रिटेलिएशन कहाँ से आ गया? हटाओ इसे, तो रिटेलिएशन नहीं होगा। When a third state offers good offices to facilitate communication, it is called, अगर कोई थर्ड स्टेट कहता है चलो आओ, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी बहुत बार कह चुके हैं कि आओ भैया मैं यहाँ का भी मुद्दा सॉल्व कर दूँ, इंडिया पाकिस्तान सुलझा दूँ, इजराइल हमास सुलझा दूँ, ये कर दूँ, यूक्रेन और रशिया का सुलझा दूँ, आओ
मेरा मतलब मेरी एक शरण में आओ और मैं तुम सबके मुद्दे सॉल्व कर दूंगा। इसको क्या कहते हैं हम? नेगोशिएशन, गुड ऑफिस, कंसीलिएशन या मीडिएशन। तो इसको हम कहते हैं भाई गुड ऑफिसेज। कहते तो गुड ऑफिसेज है, लेकिन इंटेंशन जो है वो अलग रख के इसको हम ऑफिशियली गुड ऑफिस कहते हैं, ठीक है। नाउ द विच ऑर्गन ऑफ द यूएन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए प्राइमरी कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो भैया सिक्योरिटी काउंसिल ही इसके लिए कौन है? रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनके पास ही सारी पावर है और वो क्या पास करते हैं क्या पास नहीं करते हैं, तो उनके हाथ में पावर है और वही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीजे डिसीजंस आर बाइंडिंग। कैसे बाइंडिंग होंगे? ऑन ऑल यूएन मेंबर्स, ऑन पार्टीज, ये हम कर चुके हैं, ऑन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑन जीएनएससी। किस पर आईसीजे के डिसीजन बाइंड होंगे? उन पार्टीज पे जिन्होंने उसको माना है, जो मानने के लिए उसे तैयार है उन्हीं पे होंगे। भैया हम पार्टी टू द आईसीजे है, पार्टी टू द यूनाइटेड नेशन है, तो हम पर ही लगेगा। नाउ द ऑप्शनल क्लॉज डिक्लेरेशन रेफर्स टू। ऑप्शनल क्लॉज डिक्लेरेशन क्या बोलता है? एक्सेप्टेंस ऑफ कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीजे, विड्रॉल फ्रॉम आईसीजे, रेटिफिकेशन ऑफ यूएन चार्टर या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। ऑप्शनल क्लॉज डिक्लेरेशन क्या बोलता है? ऑप्शनल क्लॉज डिक्लेरेशन बोलता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीजे, ठीक है। नाउ द लॉकरबी केस, लॉकरबी केस है वॉज बिटवीन, किसके बीच में था ये? यूएसए और लीबिया के बीच में था। बेसिकली ये बीच में था, यूएसए यूके एक साइड ही थे और लीबिया अलग साइड था। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? यूएसए एंड लीबिया, तो इसका आंसर होगा यूएसए एंड लीबिया, ठीक है। नाउ नॉट ए बॉम्ब केस, आपने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है यार। प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे ना, बहुत सारी अलग अलग इंपॉर्टेंट केसेस की मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। आपको इंटरनेशनल लॉ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने नोट्स भी सामने सामने दिए रहते हैं और समझ में तो आ ही जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो आप यार कमेंट में बता सकते हैं, ताकि एक तो इसकी रीच बढ़े, ऊपर से मुझे भी पता चले कि जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें मैं मेहनत लगा रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो नॉट ए बॉम्ब केस, द डिस्प्यूट वॉज रिगार्डिंग टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, नेशनलिटी एंड डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन, मैरीटाइम बाउंड्री या फिर ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे कौन सा मुद्दा था? तो यहाँ पे मुद्दा था नेशनलिटी एंड डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केस इज रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल। कौन सा केस रिलेटेड है टू द वायलेशन ऑफ नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल को लेकर? निकारागुआ वर्सेस यूएसए, कोरफू चैनल, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ या फिर लोटस केस। इनमें से 2 केसेस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। लोटस केस, जिसे हम एसएस लोटस केस बोलते हैं, ये शिप का नाम था, और नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ये जो बात हुई है क्वेश्चन में, वो है निकारागुआ वर्सेस यूएसए, ठीक है। नाउ आर्बिट्रेशन रिजल्ट्स इन। आर्बिट्रेशन का हमेशा रिजल्ट कैसा होता है? सबसे पहले तो बाइंडिंग होता है, तो नॉन बाइंडिंग वाला ऑप्शन गया। उसके बाद ये अवार्ड होता है, बाइंडिंग डिसीजन अवार्ड, बी मुझे बिल्कुल सही लगता है। रिकमेंडेशन नहीं है, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं है, नॉन बाइंडिंग ओपिनियन नहीं है ये, तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोर्सिव मेजर्स। अब देखो कोर्सिव मेजर्स पे आ गए कि भैया जब आप ना सेटल कर पाए खुद से, ना थर्ड पार्टी की हेल्प से, तो अब क्या होगा? तो कौन कौन सा इसमें से कोर्सिव मेजर है? ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट, कहीं का भी डिस्प्यूट हो, बात हम इंटरनेशनल की ही कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी रिलेट कर सकते हैं। वॉर, रिटॉर्शन, रिप्राइजल, क्या ये कोर्सिव है? नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, मतलब ही नहीं है, बी कट हो गया। कंसीलिएशन आ गया, सी में कट हो गया। डी में आर्बिट्रेशन आ गया, कट हो गया। तो आंसर इज ए, वॉर, रिटॉर्शन, रिप्राइजल, ठीक है। अब इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने एक एक करके समझाया हुआ है कि वॉर हम किसको कहते हैं, रिटॉर्शन हम किसको कहते हैं, रिप्राइजल हम किसको कहते हैं, डिटेल में वीडियो ज़रूर देखना यार, क्योंकि आपके ना सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपका एग्जाम में तो बहुत हेल्प मिलेगी, और इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए। नो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द प्रिंसिपल एक्स इंजूरिया जस्ट नॉन ऑडिटोर। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना। इसका मतलब देखो क्या होता है, समझो। लॉ अराइजेज फ्रॉम रॉन्ग, लॉ डज नॉट अराइज फ्रॉम रॉन्ग, कस्टम अराइजेज फ्रॉम कंसेंट, और रॉन्ग बिकम्स राइट बाय प्रैक्टिस। सबसे पहले बात तो जो इसके ये मैगजिम है उसमें नॉन आ रहा है, तो नॉट मतलब नेगेटिव सेंस में तो बात हुई होगी, इसके आंसर में भी। तो जहाँ पे नेगेटिव नहीं हुई है उसको तो हटा दो, ए तो हट गया। उसके बाद इसका आंसर होगा लॉ डज नॉट अराइजेज फ्रॉम रॉन्ग, एक्स इंजूरिया जस्ट नॉन ऑडिटोर। तो इसको आप याद रखोगे कि लॉ डज नॉट अराइजेज फ्रॉम रॉन्ग। लॉ हमेशा गलत चीज़ों से कभी नहीं आता है, लॉ हमेशा सही चीज़ों से ही आता है, ठीक है। तो जिसमें नॉन की बात की गई, नॉट की बात की, वो सिर्फ बी था, तो इसलिए इसका आंसर हो गया बी। ओके, आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आए क्वेश्चंस, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।